रैनीवास के चित्र जो हैं ये पहाड़ी शैली और बसोली शैली के मुख्य चित्र हैं। हालांकि रैनीवास के चित्र अजंता की गुफाओं में बहुत कम पाए गए हैं, लेकिन जो लघु चित्र शैलियां हैं जिनमें राज परिवार से संबंधित चित्र शैलियां निर्मित हुई हैं, राज परिवार के चित्र जहां पर ज्यादा बने हैं, उन शैलियों में रैनीवास के चित्र अधिक बने हैं। रैनीवास वो होता है जो महल का एक मुख्य भाग होता है जिसमें सिर्फ स्त्रियां निवास करती हैं। जो महल होता है उसका एक प्रमुख हिस्सा बनाया हुआ होता है, प्रमुख, जिसको अंतःपुर भी कहते हैं। जैसे अंतःपुर, अंतःपुर भी कहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, कई बार आपने नाम सुना होगा या आगे चलेंगे अपन आगे चित्र शैली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतःपुर के चित्र बनाए गए हैं। मतलब महल का ऐसा एक हिस्सा जिसमें सिर्फ स्त्रियां निवास करती थी, बाहरी किसी पुरुष व्यक्ति का आना जाना बैन था पूरी तरीके से। वहां कोई भी पुरुष व्यक्ति नहीं आ सकता था, ठीक है, एकमात्र राजा को छोड़कर। जो राजा होता था वो वहां विश्राम भी किया करता था, ठीक है। मतलब जो राजा, पूरा महल जो होता था, पूरे महल का एक हिस्सा ऐसा होता था जिसमें राजा की रानी वगैरह और दासी वगैरह निवास करती थी या रहती थी। वहां पर किसी बाहरी व्यक्ति का, पुरुष व्यक्ति का आना बहुत मुश्किल था, मतलब बिल्कुल बैन था, प्रतिबद्ध था, नहीं आ सकता कोई। एकमात्र कौन आ सकता था? राजा आ सकता था वहां, और राजा वहां निवास भी कर सकता था, रह भी सकता था, ठीक है। तो ये होते हैं रैनीवास के चित्र। इन रैनीवास में राजा और रानी की जो रंगरलियां होती हैं उनके बहुत बहुतायत से चित्र पाए गए हैं। इनको ही अंतः चित्र कहा गया है। ये मुगल शैली में भी बने हैं और दक्षिणी शैली में बने हैं। राजस्थानी शैली के जो भी राजपूत शासकों के समय के चित्र बने हैं वो भी यहाँ निर्मित किए गए हैं। मतलब राजपूत शासकों के समय भी रैनीवास और अंतःपुर से संबंधित चित्र बने हैं। तो ये भी आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि रैनीवास क्या होता है, अंतःपुर क्या होता है। एक महल का एक ऐसा कोना जहां पर महल का एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा हिस्सा जिसमें सिर्फ स्त्रियों का निवास था, रानी और दासियों का निवास था। वहां किसी बाहरी पुरुष का आना पूर्णतः प्रतिबद्ध था। एक राजा आ सकता था और राजा वहां पर रहता भी था और निवास भी कर सकता था, ठीक है। तो ये रैनीवास के चित्र भी बसोली शैली में बहुत ज्यादा बने हुए हैं। अंतःपुर के चित्र भी बसोली शैली में बहुत ज्यादा मात्रा में बने हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं बसोली शैली की विशेषताएं। इस विशेषताओं में अपन ने पहली विशेषता पढ़ ली थी जिसका नाम था रूप। रूप आगे क्या था? रूप निर्माण, निर्माण, रूप निर्माण, रूप निर्माण, ये पहली विशेषता थी। ये अपन ने लगभग पढ़ ली थी। पहली विशेषता में देखो अपन ने पढ़ा था कि बसोली शैली के पुरुष व महिला आकृतियों के चेहरे सुंदर व भाव युक्त बनाए गए हैं। मतलब पुरुष और जो स्त्री आकृतियां हैं उनके चेहरे, रूप जो उनका था वो रूप का निर्माण करने में उनके भाव अभिव्यक्ति होती थी। मतलब चेहरे को देखकर अपन पता लगा सकते हैं। जैसे अपन आगे चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक चित्र आएगा अपने पास में, इससे आगे साधु व कृष्ण चित्र आएगा, एक चित्र आएगा नायक नायिका का चित्र आएगा, जिसमें नायक नायिका चित्र में क्या है कि नायक और नायिका की आपस में बातचीत चलती रहती है, नायिका नाराज रहती है। तो वो चित्र देख के ही अपन समझ जाते हैं कि इस चित्र के क्या मनोभाव हैं। वो अपन इससे जस्ट आगे अपन पढ़ेंगे विशेषताओं के बाद में, जो अपन बसोली शैली के चित्र पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे अपन नायक नायिका। उसमें आपको पता चलेगा कि चित्र को देखकर पूरी कहानी लिख दी गई, कि चित्र के माध्यम से ही अपने को पता चल गया कि इसमें नायक क्या कहना चाह रहा है और नायक नायिका जो है वो क्या कहना चाह रही है। मतलब उनके चेहरे का, उनका रूप का निर्माण ऐसा किया गया है कि अपने को भावाभिव्यक्ति हो जाती है, उनके भाव ही अपने को समझ में आ जाते हैं। ये था। आगे आंखों की बनावट इस शैली में सबसे मुख्य विशेषता है। मतलब इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता आंखों की बनावट है, क्योंकि यहाँ कमल पुष्प की कली की तरह सभी की आंखें बनाई गई हैं और बहुत सुंदर आंखें बनाई गई, ठीक है। इसके बाद में नयन पद्माकार और हस्त मुद्राएं दर्शनीय है। मतलब वही पद्माकार में कमल के पुष्प के जैसे, और हस्त मुद्राएं मतलब हाथों की मुद्राएं। जैसे कुछ कहने की मुद्रा में अगर हाथ है, कुछ सुनने की मुद्रा में हाथ है, कुछ बताने की मुद्रा में हाथ है, तो हाथों की मुद्राओं से भी अपन इस शैली की समस्त, जो शैली के समस्त चित्र हैं उनकी अपन व्याख्या कर सकते हैं हाथों की मुद्रा से। ये लगभग ये कहना चाह रहे होंगे, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ चित्र बनाए गए थे। दूसरा देखो, दूसरा है हाशिए। दूसरी विशेषता है हाशिए। देखो
लघु चित्रशैली में लगभग सभी शैलियों में हास्यों का निर्माण किया गया है। जो लघु चित्रशैली है इसमें लगभग सभी में हास्यों का निर्माण किया गया है, चाहे वो दक्षिणी शैली हो, मुगल शैली हो, राजस्थानी शैली हो, पहाड़ी शैली हो, अपभ्रंश शैली हो, पाल शैली हो, ढूंढाड़ शैली हो, कोई सी भी शैली हो, सब में हास्य निर्मित करके ही चित्र बनाए गए हैं। इसीलिए इस शैली को लघु चित्र शैली कहा गया है, क्योंकि अगर पूरी सीट पे ये बना देंगे तो पूरी सीट फुल रहेगी, वो तो फिर तो पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सीट के ऊपर चारों तरफ हाशिया बॉर्डर बनाए हैं, और बॉर्डर बनाकर उसमें कुछ या तो उसको बिल्कुल फ्लैट रंग से भर के और छोड़ दिया, या उसमें अलंकरण कर दिया, या फिर उसमें कुछ टाकरी लिपि या कुछ भाषा से उसमें कुछ लिख दिया है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर हास्य भी प्रमुख हैं। देखो यहाँ पर पट्टीनुमा हास्य, यहाँ पर पट्टीनुमा हास्य बनाए गए हैं। पट्टीनुमा कैसे, बिल्कुल फिक्स ऐसे लाइनिंग में, बिल्कुल फिक्स ऐसे लाइनिंग में, बिल्कुल बराबर में ऐसे ही, और ऐसे ही बराबर में यहाँ बिल्कुल बराबर। पट्टीनुमा कैसे हुए, क्योंकि इनमें फ्लैट रंग भर दिया ऐसे, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सपाट रंग। और देखो बसोली शैली में ज्यादातर पीला रंग, पीला रंग, क्योंकि पीले रंग जैसे पीला, लाल और नीला, ये रंग अपन करते हैं तो ये बिल्कुल सपाट रंग होते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल लाइन टू लाइन। आप ये मानेंगे कि अगर किसी भी अपने रंग योजना जो भी है, इस रंग योजना में एकमात्र ऐसा कलर है येलो, पीला कलर, जिसको आप कितना ही गहरा कर दो, कितना ही हल्का कर दो, अगर आपको रंग करना आता है, थोड़ा बहुत भी रंग अच्छे से करना आता है, तो पीले रंग में कभी भी धब्बे नहीं रहेंगे। चाहे किसी भी रंग में आप करके देख लेना, कोई भी रंग ऐसा नहीं होगा जिसमें धब्बे, थोड़े बहुत धब्बे कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं, लेकिन जो पीला रंग होता है इसमें कभी भी धब्बे नहीं रहेंगे। धब्बे मतलब कहीं गहरा हो गया, कहीं लाइट हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप फ्लैट रंग कर रहे हैं तो फ्लैट रंग की ही उपस्थिति इसमें रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इन सब जो पट्टीनुमा हास्य बनाए गए इसमें पीला रंग और लाल रंग, इनकी प्रधानता रही। मतलब पीला और लाल रंग यहाँ पर सबसे ज्यादा बने हैं, पीला और लाल रंग सबसे ज्यादा भरे गए हैं इन पट्टीनुमा हास्यों में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखें, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली की उपशैली बसोली शैली में निर्मित हास्य कौन से रंग की प्रधानता युक्त हैं, या कौन से रंग प्रधानता से भरे गए हैं। आप उसमें सर्वप्रथम तो लाल रंग आएगा, उसमें सबसे ज्यादा चित्रों में लगभग 60% चित्रों के अंदर लाल रंग है, और 40% जो चित्र हैं उनमें पीला रंग है, ये याद रखें। तो सबसे पहले तो लाल रंग और फिर उसमें पीला रंग, गहरा पीला गहरा लाल। ठीक है, ये याद रखेंगे, इनमें हाशियों में प्रयोग किया गया है। और देखो लाल रंग के हाशिए बना दिए गए, और लाल रंग के हाशिए बनाकर सफेद रंग से टाकरी लिपि में, याद रखेंगे, टाकरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, एक लिपि है टाकरी लिपि, उसमें कुछ लिखा हुआ है, लाल रंग का हाशिया बना दिया, और लाल रंग के हाशिए में सफेद रंग से कुछ टाकरी लिपि लिखी गई है। याद रखना इस बात को, टाकरी लिपि में कुछ लेख लिखे हुए हैं जो आप ध्यान रखेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो। आगे का है वर्ण विन्यास, तीसरा है वर्ण विन्यास। विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। विशेषताओं में पहली थी रूप निर्माण, दूसरे था हास्य, तीसरी विशेषता है वर्ण विन्यास। वर्ण का मतलब होता है रंग। देखो अपन ने लगभग यहाँ पर हास्य में बात तो कर ली रंग की, लेकिन अगर चित्रों की बात करें तो चित्रों में सबसे ज्यादा यहाँ पर चमकदार रंग, चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। जो चित्र बनाए गए हैं यहाँ, इन चित्रों में सर्वाधिक मात्रा में चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। और यही रंग लाल, पीला और एक और मिला दो इसमें, नीला,
लाल, पीला और नीला रंग बहुत ज्यादा चित्रों में प्रयोग में किए गए हैं। जो लाल, पीला और नीला रंग है, इनका प्रयोग लगभग बसोली शैली के प्रत्येक चित्रों में आपको मिलेगा, प्रत्येक चित्र में। ठीक है। और यहाँ के जो आंखें बनाई गई हैं, यहाँ की जो आंखें बनाई गई हैं, आंखों में जो रेटिना बनाया गया है गोल, ये बहुत चमकदार अवस्था में बनाया गया है, मतलब हीरे की तरह चमक रहा है। दूसरी बात, इनके रंग, जो चमकदार रंग में अपन ने बात की है, चमकदार रंग है, ये चमकदार रंग इतने चमकीले रंग किए गए हैं इन चित्रों में कि आज भी ये बिल्कुल चमकीले रंग ही हैं। मतलब चमकीले रंग कैसे हो सकते हैं? चमकीले रंग ऐसे हो सकते हैं कि रंगों को बिल्कुल पारदर्शिता युक्त हल्का पानी मिक्स करके और उन रंगों को प्रयोग में लेना। दूसरी बात, प्राकृतिक रंग है, प्राकृतिक रंगों का ज्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए भी ये चमकदार रंग है। ठीक है। तो इन चमकदार मतलब चमकीले रंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और आज भी ये चित्र चमकीले दिखते हैं। ऐसा लगता है मान लो कि अभी किया हुआ रंग हो। बहुत चमकीले रंग यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। ये हो गया इसका वर्ण विन्यास, सिंपल है। फिर देखो, प्रकृति एवं पशु पक्षी चित्रण, चौथी विशेषता है प्रकृति एवं पशु पक्षी चित्रण। देखो, प्रकृति एवं पशु पक्षी चित्रण में क्या है? प्रकृति का सुंदर चित्रांकन किया गया है। ये तो अब मैंने पहले बताया था कि चाहे राजस्थानी शैली हो, चाहे मुगल शैली हो, चाहे पहाड़ी शैली हो, आपको ये लाइन तो आपको डालनी विशेषताओं में कि प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है। वृक्षों की पंक्तियां बनाई गई हैं, मतलब पंक्तिदार वृक्ष बनाए गए हैं। कैसे? जैसे मान लो ये एक सीट है अपनी, और सीट में यहां से कोई रास्ता है, ठीक है। तो रास्ते पे क्या किया है इन्होंने? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वृक्ष बनाए। पंक्तिदार, बिल्कुल लाइन टू लाइन पंक्तिदार इन्होंने वृक्षों का निर्माण किया है। ये आप खासतौर पर ध्यान रखेंगे। पंक्तिदार वृक्षों की सबसे बड़ी विशेषता पहाड़ी शैली में ही है। और पहाड़ी शैली भी कौन सी? बसोली शैली। बसोली शैली में ही पंक्तिदार वृक्षों की जो पंक्तिदार वृक्ष हैं उनके चित्र बनाए हैं। गहरी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब पीछे का जो भाग है, जैसे चित्र बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि एक चित्र बना दिया बस उसी के ऊपर फोकस है, नहीं, पीछे की तरफ पूरा भरा हुआ चित्र है। एक तरफ महल है, एक तरफ पेड़ है, एक तरफ पशु है, एक तरफ पक्षी बने हुए हैं, ठीक है, एक तरफ आम्र वृक्ष है, एक फल का वृक्ष है कोई, ऐसे पीछे का बैकग्राउंड पूरा भरा हुआ बनाया है इन्होंने। ऐसा नहीं बनाया भाई बस एक नायक नायिका को बना दिया और हो गया काम, नहीं, इन्होंने पूरा चित्र भर के बनाया है। मतलब पृष्ठभूमि भरी हुई है, पृष्ठभूमि बहुत गहरी बनाई गई है। यहाँ के वृक्षों में अखरोट का वृक्ष, मोरपंखी का वृक्ष, आम का वृक्ष ज्यादा बनाए गए हैं। 3 वृक्ष याद रखेंगे। अखरोट, ये तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि अखरोट के सर्वाधिक वृक्षों का निर्माण कौन सी शैली में किया गया, और वो आएगा अपने पहाड़ी शैली। अखरोट के वृक्ष, दूसरा है आम्र वृक्ष, और तीसरा है मोरपंखी का वृक्ष। बुक अभी नहीं मिल रही है, बुक आप पढ़ो आराम से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी बुक नहीं है ये मार्केट में, लेकिन इससे जो अपन पढ़ रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये कर पढ़ो आप तो मस्ती से, ठीक है। पशु कमजोर व दुबले बनाए गए हैं। जो यहाँ पशु बनाए गए हैं वो बहुत कमजोर व दुबले पतले बनाए गए हैं। पहाड़ी शैली में जितने भी पशु पक्षी बनाए गए हैं उनमें पशुओं की जो मात्रा है वो ज्यादा है, लेकिन पशु जो भी बनाए गए हैं वो बहुत दुबले पतले से बनाए गए हैं, बहुत पतले पशु बनाए गए हैं, ठीक है। नायक नायिका पशुओं के साथ चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर जो प्रकृति, अपन क्योंकि प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति में क्या हुआ है, जैसे यहाँ पंक्तिदार पेड़ बनाए गए हैं पंक्ति से संबंधित, ठीक है, और यहाँ पर जैसे गहरी पृष्ठभूमि बनाई गई है, पृष्ठभूमि के अंदर भी खूब पेड़ पौधे बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अखरोट, मोरपंखी और आम के वृक्ष बहुत ज्यादा बनाए गए। इसके अलावा पशु कमजोर व दुबले बनाए गए हैं, पशु जो बनाए गए हैं वो बहुत कमजोर व दुबले बनाए गए हैं। नायक नायिका को जहां भी चित्रित किया है वहां 1 या 2 पशुओं को जरूर चित्रित किया है। अगर नायक नायिका का चित्र इस पहाड़ी शैली में जहां कहीं भी हुआ है तो वहां
एक दो पशु पक्षी पशुओं के चित्र बहुत जरूरी बनाए हैं, चाहे वो पक्षी हो चाहे पशु, दोनों में से किसी ना किसी का चित्र उन्होंने जरूर बनाया है। तो ये याद रखेंगे कि नायक नायिका के साथ पशु पक्षियों का चित्रांकन किस शैली की मुख्य विशेषता है, वो विशेषता है पहाड़ी शैली। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इस बात को। फिर आता है 5वें नंबर पे भवन चित्रण। 5वें नंबर पे आता है भवन चित्रण। भवन चित्रण, देखो भवन चित्रण में क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या है, भवनों का निर्माण जो भी हुआ है, महलों का, किसी एक हवेली का निर्माण हुआ है, तो उस निर्माणाधीन हवेली को मुगलिया प्रभाव युक्त दिखाया है। मेहराब बनाए गए हैं, जालीदार खिड़कियां बनाई, ये सब मुगल शैली की विशेषताएं हैं। मेहराब, जालीदार खिड़की, छोटे छोटे से इसमें खिड़कियां, छोटे छोटे कॉर्नर में खिड़कियां बनाई गई हैं, तो ये सब मुगलिया प्रभाव लिए हुए हैं, मुगलिया प्रभाव युक्त है। लेकिन यहाँ पर भी मुगलिया प्रभाव युक्त हवेलियां बनाई गई हैं। सुंदर ताखे बनाए गए हैं, मतलब जिसको अपन आले बोलते हैं, सुंदर ताखे बनाए गए हैं इस शैली में। उन ताखों के अलावा फूलों से भरी तसरियां, जैसे वो ताखे बना दिए, आले बना दिए, उन आले के अंदर रखे हुए तसरियां, मतलब जो प्लेट वगैरह होती है उसमें फूल रखे हुए, एक फूलदान, ठीक है, और इत्रदान, पुष्पदान आदि भी यहाँ पर रखे हुए हैं, आदि भी मात्रा यहाँ पर है। मतलब यहाँ के जो भी भवन चित्रण हुए हैं उन चित्रणों में अंदर आले बहुत अच्छे बनाए गए हैं, जिनको ताखे बोलते हैं, ताखे बनाए गए हैं, उनमें फूलदान, इत्रदान, पुष्प ऐसे कुछ रखे हुए हैं। ठीक है, भवनों में पिंजरे में सारिका, ये देखो सारिका वृक्ष आता है, वो सॉरी सारिका पक्षी आता है, सारिका पक्षी आता है। यहाँ के भवनों में एक पिंजरा बनाया गया है और पिंजरा में सारिका नामक एक पक्षी को दिखाया गया है। सारिका आप जानते होंगे, सारिका कहते हैं अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं मैना, तोता मैना, वो मैना होता है सारिका। ठीक है, जो सारिका है उस पक्षी को प्रत्येक भवन में कहीं ना कहीं पिंजरे में चित्रित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक अपनी विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है, जो पहाड़ी शैली की विशेषताएं हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। बसोली शैली के प्रमुख चित्र, ठीक है, इसमें बसोली शैली में वैसे तो बहुत ज्यादा चित्र बने हुए हैं, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख चित्र हैं वो एक दो चित्र हैं जो अपन पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट चित्र है साधु कृष्ण, साधु व कृष्ण। इसके देखो पढ़ाने से पहले बता दूं मैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस चित्र की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अभी जो हमारे पीएचडी लेवल का एग्जाम हुआ था, सबसे बड़ी विशेषता रही है साधु व कृष्ण चित्र में कृष्ण को सैंडल पहने हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, देखते हैं। बसोली शैली में यह चित्र निर्मित हुआ था, ये तो सबको पता चल गया आप लोगों को। कौन सी शैली बना है? बसोली में, बसोली शैली में। कब बना है? लगभग 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, बसोली शैली बना है 16वीं शताब्दी में बना है। और चित्रकार कौन था इसका? चित्रकार का नाम है देवीदास, देवीदास ऐसे लिखा हुआ है कुछ, देवीदास, वो देवी नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, तो ऐसा ही होगा, देवीदास चित्रकार का नाम है, देवीदास चित्रकार ने। ठीक है, बसोली शैली में 16वीं शताब्दी में और देवीदास ने बनाया। इसमें कृष्ण व साधु को दिखाया गया है, वो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक कृष्ण और एक साधु को इसमें चित्रित किया गया है। कृष्ण नीले रंग में बनाए गए हैं, कृष्ण नीले रंग में बनाए गए हैं। देखो ये जो अपन ये पढ़ रहे हैं, कभी कभी पढ़ते हैं अपन नीला रंग, काला रंग, सफेद रंग, ये अलग अलग, ये देवी देवताओं से संबंधित रंग भी हैं। जैसे अपन ने पढ़ा भी नीला, ये कृष्ण से संबंधित। तो ऐसा नहीं है कि नीला सिर्फ कृष्ण का ही रंग है, नीला रंग, नील वर्ण में सिर्फ कृष्ण को ही बनाया गया है, ऐसा नहीं है। नील वर्ण जो है वो विष्णु को भी बनाया गया है, तो ये विष्णु भी हैं, विष्णु कृष्ण
कहीं कहीं पर श्री राम को भी नील वर्ण में ही बनाया गया है, नीला रंग। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नीला सर शिव जी को, क्या, शिव जी को एक सेकंड आ रहा हूं, देखो नीलवर्ण विष्णु, कृष्ण, राम और शिव, ठीक है। इसके अलावा जो नील वर्ण है वो देखो इन्हीं में श्याम वर्ण, हल्का सा श्याम वर्ण का भी प्रभाव है। ये सिलेबस से थोड़ा आउट पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन जनरल नॉलेज जरूरी है। शिव को भी श्याम वर्ण में बनाया गया है, कृष्ण को भी श्याम वर्ण में बनाया गया है, ठीक है, और राम को भी कहीं कहीं श्याम वर्ण में बनाया गया है। लेकिन इनका जो नीला और श्याम वर्ण ऐसा फिक्स नहीं है कि ये रंग इसी का है और ये रंग इसी का है। जैसे जैसे अपन अगर माने तो सफेद रंग, सफेद रंग की अगर तुलना करें तो वो एक ही फिक्स है उसका कि वो ब्रह्मा का रंग है। ब्रह्मा जो है वो सफेद रंग उनका प्रतीक माना जाता है, ब्रह्मा जी का। तो ये फिक्स होते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन ये ऐसा फिक्स नहीं है कि ये रंग इसी के हैं, ये रंग इसी के हैं, नीला श्याम वर्ण ऐसे। तो इस चित्र में क्या किया गया है, कृष्ण को नीले रंग में चित्रित किया गया है, कृष्ण को नीले रंग में चित्रित किया गया है। इसके अलावा यहां देखो नीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो नीला रंग होता है वो भगवान, वैसे अगर देखा जाए तो नील वर्ण सिर्फ भगवान विष्णु का ही है, ठीक है, विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। कई बार अपने सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लाइन जरूर लिखी हुई है कि नीला जो रंग होता है भगवान विष्णु का प्रतीक है, ये लाइन लिखी हुई है, तो अपने को पढ़ना जरूरी हो गया। पता नहीं इसी में से पूछ ले, इसलिए अपने को लिखना जरूरी होगा कि नीला भगवान विष्णु का प्रतीक रंग माना गया है। इसमें कृष्ण को व साधु को, देखो कहानी का रूप है, जल्दी से मैं कहानी के रूप में सुनाता हूँ इस चित्र को, क्या बना हुआ है चित्र। इस चित्र में साधु व कृष्ण को दिखाया गया है। कृष्ण साधु से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसमें साधु को भभूत लगाए, मतलब पूरा भभूत लगाए हुए चित्रित किया गया है, भभूत लगाए हुए मतलब ग्रे कलर किया गया है पूरे पे, ठीक है। और जो विष्णु है, सॉरी श्री कृष्ण है, उनको नील वर्ण में बनाया गया है, नीले रंग में बनाया गया, और केसरिया उनके जैसे भगवा कपड़े होते हैं वो पहने हुए चित्रित किया गया है। उनको सिर पे एक जूड़ा बांधे हुए चित्रित किया गया, बालों का एक जूड़ा बना हुआ है, पैरों में सैंडल पहने हुए चित्रित किया गया है। दोनों को ही क्या आभूषण बनाए हुए चित्र किया गया है, दोनों को ही आभूषण बनाए हुए चित्र किया गया है। पीछे पृष्ठभूमि में पेड़ पौधे, वृक्ष जिसमें आम्र वृक्ष की प्रधानता है, पास ही में पशु को दिखाया गया है जिसमें नंदी वृक्ष, नंदी पशु भी हो सकता है, और इसी के पास में एक सारिका नामक पक्षी को भी दिखाया गया है। ये चित्र है साधु व कृष्ण। इसके मुख्य बात जो थी वो अपन ने पढ़ी है, बसोली शैली का चित्र 16वीं शताब्दी में है, देवीदास चित्रकार ने बनाया था, नीले रंग में चित्रित किया गया है। नीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है। चित्र में सैंडल पहने हुए कृष्ण को चित्रित किया गया है, और साधु को भभूत लगाए हुए चित्रित किया गया है, और पासी में कृष्ण को नीले रंग में चित्रित किया गया है। ये इसके प्रमुख साधु व कृष्ण चित्र पढ़ाया अपन, ठीक है। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है क्या किसी को? अपन पढ़ रहे हैं नायक नायिका चित्र, बसोली शैली का बना हुआ है, 17वीं शताब्दी का चित्र है। चित्र में नायक व नायिका को मिलने की स्थिति में बताया गया है, मतलब मिलने की स्थिति में। तो चित्र में नायिका जो है वो अपने नायक से मिलने के लिए घर से बाहर आती है। इस चित्र की परंपरा बता रहा हूँ, चित्र की कहानी बता रहा हूँ मैं, याद रखना। पहाड़ी शैली के, बसोली शैली के नायक नायिका चित्र को पढ़ रहे हैं अपन। एक चित्र को देखकर उसकी पूरी कहानी इंगित कर दी अपन ने। इसीलिए कहते हैं कि इसके भाव भंगिमाएं, हाथों की मुद्राएं और चेहरा जो रूप निर्माण है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन इसके पूरे चेहरे निर्माण से अपन पूरी कहानी पढ़ रहे हैं। देखो नायक नायिका अपने नायिका अपने नायक से मिलने के लिए घर से बाहर आती है। इसके अलावा चित्र के मध्य में नायक का चित्र है, चित्र के मध्य में नायक और नायिका का चित्र है। नायिका के पास एक हवेली का चित्र है, जिससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि हवेली से वो नायिका आई है। इसके बाद नायक के पास पेड़ों को बनाया गया, बहुत से पेड़ों के पास में नायक को बनाया गया है। इसका मतलब नायिका और नायक दोनों पेड़ के पास में मिलने आए हैं। नायिका नाराज दिखाई देती है क्योंकि वो हाथ झटका रही है, हाथ झटक रहा है, इससे मतलब नायिका
नाराज है। हाथों के झटकने से पता चलता है कि वो नायिका नाराज है। चित्र में उभरी ललाट और लंबी नाक बनाई गई है जो बहुत सुंदर मुद्रा में चित्रित की गई है। रेखाएं महीन बनाई गई हैं। पुरुष का पहनावा मुगलीय प्रभाव वाला, घेरदार घेर वाला पुरुष का पहनावा बनाया गया है, मतलब मुगलीय प्रभाव युक्त बनाया गया है। कमर पर कमरबंद बनाया गया है। नायक नायिका के आभूषण सुंदर बनाए गए हैं और गहरी पृष्ठभूमि में बनाया गया है। नायक और नायिका दोनों को मिलने की स्थिति में बनाया गया है, जिसमें नायिका नाराज दिखाई देती है और नायक उसको मनाने की कोशिश करता है। ये पूरा चित्र बना हुआ है बसोली शैली में, जिसे बसोली शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ, याद रखना, बसोली शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है नायक नायिका का। इस चित्र में नायक नायिका को दिखाया गया है। देखो इसकी खास बात जो पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है। पहली बात तो नायक नायिका चित्र क्या है ये आपको तुरंत याद हो गया होगा, और सबको जब भी एग्जाम में आएगा आप 100% इसको क्लियर करेंगे, मुझे पता है। लेकिन नायक और नायिका के चित्र में कौन सी शताब्दी, क्योंकि आपको कहानी तो याद हो गई इतनी से बताते, लेकिन ये याद नहीं होगा कि कौन सी शैली का है। पहाड़ी शैली याद रहेगा लेकिन बसोली शैली याद नहीं रहेगा। इसलिए बसोली शैली 17वीं शताब्दी में और पहाड़ी शैली या बसोली शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। इसमें दोनों को आभूषण पहनाए हुए चित्रित किया गया है, नायक नायिका को दोनों को, और पृष्ठभूमि गहरी बनाई गई है। पृष्ठभूमि जो इनकी है वो बहुत गहरी बनाई गई है। हाथों को छटकने से और ललाट व नाक के हिस्से से पता चलता है कि चित्र बहुत सुंदर बनाया गया है। मतलब इनका सीधा ललाट बनाया गया है और नुकीली नाक बनाई गई है। हाथों का छटकना, ठीक है, मतलब नाराजगी को अभिव्यक्त करता है। तो ये चित्र इसमें सुंदर बनाया गया है। किसमें? नायक नायिका चित्र बसोली शैली का चित्र है। एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, बसोली शैली का 17वीं शताब्दी का चित्र है। चित्र में नायक नायिका से मिलने के लिए आती है, उस समय का चित्र चित्रित किया गया है। चित्र के मध्य में नायक व नायिका को चित्रित किया गया है। नायक के पास पेड़ों की श्रृंखलाएं बनाई गई है और नायक समय पर नहीं आने पर वो सफाई देता, मतलब मनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। नायिका को मनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन? सर वीडियो अटक गया। क्या?